जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से नहीं करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं परीक्षा परिणाम से आपको जो निराशा मिलेगी। अगर आप मेहनत करते हैं परीक्षा परिणाम आपका अच्छा आएगा। तो बच्चों, मैंने आपको इस चैनल पर जो कक्षा 10 विज्ञान के जय प्रक्रम पाठ है उसकी वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको श्वसन तंत्र जो शेष पार्ट रह गया है उसके बारे में चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस जो शेष पार्ट रह गया है उसके बारे में पूरी तरीके से समझाऊंगा। और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से उस पार्ट को समझ में आपको पूरा आ जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन जो भी मैं पार्ट अपलोड करूंगा वीडियोस वो आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आओ पढ़ें विज्ञान मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है, जो सजीव प्राणी होते हैं उनको सुचारू रूप से जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए तथा जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जंतुओं में भोजन की कोशिकाओं में पाचन क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन का अपघटन होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार जो श्वसन है वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। श्वसन एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें सामान्यतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। मैंने पूर्व के वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर जो श्वसन होता है वो दो प्रकार का होता है और श्वसन की क्रिया में जो ग्लूकोज का विखंडन होता है वह 3 चरणों में किस प्रकार से होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन के अभाव में। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके पश्चात आप अगला जो हमारा बिंदु है वो आप देखेंगे। जो जंतुओं में श्वसन की क्रिया होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार से होती है। किस प्रकार से होती है आप देखें इसमें कि जो बाह्य श्वसन होता है, इस क्रिया में प्राणी ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं में इसे श्वासोच्छ्वास अथवा सांस लेने के नाम से जानते हैं। यह जो प्रक्रिया है वह आप देख रहे हैं, यह प्रक्रिया जो है वो 2 चरणों में पूरी होती है, निःश्वसन और निःश्वसन। तो इस क्रिया में जो निःश्वसन होता है इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में पहुंचाई जाती है और जो निःश्वसन वाली प्रक्रिया है जो आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, निःश्वसन वाली जो प्रक्रिया होती है, इस क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको शरीर से बाहर कर दिया। इस प्रकार ये 2 चरणों में क्रिया पूरी होती है। इसके पश्चात जो दूसरा प्रकार है वो है रुधिर द्वारा श्वसन गैसों यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संवहन। तो इस क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस रुधिर में मिलकर विभिन्न अंगों तक पहुंचती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस विभिन्न अंगों से शरीर के फेफड़ों में पहुंचती है, जहां से वह शरीर के बाहर निकल जाती है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जब मनुष्य श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस नासा द्वार के द्वारा और जो उसका श्वसन मार्ग है जो ग्रसनी और उसके बाद आपका जो श्वास नली है और श्वसनिका ट्रेकिया फेफड़ों से होते हुए जब वो कूपिका कोश में पहुंचती है, कूपिका कोश में जो रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है वहाँ पर ये ऑक्सीजन उस रुधिर कोशिकाओं में ट्रांसफ़र हो जाती है और वहाँ से जो रुधिर कोशिकाएं CO2 गैस लाती हैं, वहाँ से CO2 गैस इन्हीं मार्गों से दोबारा से होते हुए नासा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में गैसों का संवहन रुधिर के द्वारा होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेते हैं कि O2 और CO2 का संवहन किसके द्वारा होता है, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा वह संवहन होता है। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ काफ़ी महत्वपूर्ण एक बात है, अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नाम का जो रासायनिक पदार्थ है वो ना होता तो हमारे शरीर में
सिर से लेकर पाँव तक, दोबारा से सुनिए, सिर से लेकर पाँव तक जो ऑक्सीजन है वो लगभग 3 वर्षों में पहुंच पाती। कितने वर्षों में? लगभग 3 वर्षों में पहुंच पाती। तो ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है, या हम सौभाग्यशाली कहें कि हमारे पास हीमोग्लोबिन नाम का रासायनिक पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन को बहुत जल्दी ही विदिन सेकेंड आपके शरीर में पहुंचा देता है। इसके पश्चात आप देखें कि जो आंतरिक अथवा कोशिकीय श्वसन होता है, इसके अंतर्गत वह समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिसके फलस्वरूप ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये क्रियाएं एंजाइमों की उपस्थिति में होती है। तो इस प्रकार का जो श्वसन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर ऊर्जा बनती है, एटीपी के रूप में संचित होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वहाँ से रिलीज होती है और ऊतकों से होते हुए कोशिका कोष और श्वसन मार्ग के द्वारा नासा छिद्र से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मानव में जो श्वसन की क्रिया होती है वो 3 प्रकार से आपको बताई गई है। विभिन्न जंतुओं में जो श्वसन होता है वो किन किन अंगों के द्वारा होता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप देखेंगे जो त्वचीय श्वसन है, जो केंचुए, नेरिस और लीच आदि में होता है। तो जो त्वचा के द्वारा श्वसन होता है वो किस में होता है? अब ये किस प्रकार से होता है, जो आप इसमें थोड़ा सा मैं आपको पुस्तक के सहारे से आपको दिखाना चाहूँगा कि जो विभिन्न अंगों द्वारा जंतु में श्वसन होता है, त्वचीय श्वसन केंचुओं में, नेरिस में, लीच में, एनेलिडा संघ के अन्य जंतुओं में कोई विशिष्ट श्वसन अंग नहीं होता, इस वजह से त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। कैसे होता है ये? केंचुए की त्वचा बहुत पतली व नम होती है। इसकी त्वचा पर रुधिर केशिकाएं फैली रहती हैं। वायु की ऑक्सीजन त्वचा की नमी में घुलकर रुधिर केशिकाओं में विसरण द्वारा पहुंचती है। रुधिर में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन संयुक्त होकर ऊतक कोशिकाओं में पहुंच जाती है। यहाँ पर यह पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण करती है, जिससे ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के साथ नम त्वचा की सतह वापस आ जाती है तथा विसरण द्वारा शरीर के बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि केंचुए, नेरिस और एनेलिडा प्राणियों में त्वचीय श्वसन पाया जाता है। इसके पश्चात आप देखेंगे जो मछलियां होती हैं वो गलफड़ों यानी गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे किस प्रकार से ये होता है, एक बार दोबारा पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसमें आप देखिए ये जो मछली बनी हुई है, ये जो कंघे के समान संरचना होती है, इनको हम लोग बोलते हैं गिल्स रैकर या गिल्स चाप होता है ये। और जब मुंह में ये पानी जाता है तो काफ़ी प्रेशर से के द्वारा इन गिल्स पर पड़ता है, जिससे कि ये जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको यहाँ से ये अवशोषित कर लेती हैं। क्या लिखा हुआ है? अस्थिल मछलियों में आंतरिक गलफड़े पाए जाते हैं। इन मछलियों में एक ढक्कन द्वारा गलफड़े ढके रहते हैं, जिसे ऑपरकुलम कहते हैं। ऑपरकुलम के नीचे एक कोष्ठ होता है, ऑपरकुलम द्वारा सुरक्षित रहता है तथा गिल पाउच जो है में जल धारा प्रवाह को भी बनाए रखता है। इस प्रकार गलफड़े सदैव जल के संपर्क में बने रहते हैं। गलफड़ों में पंक्तियों में व्यवस्थित कंघी की समान रचनाएं गिल फिलामेंट कहलाती हैं। गिल प्लेट में अनेक उपकला ऊतक से बनी समांतर रूप से व्यवस्थित गिल लैमेली पाई जाती हैं। इसमें रुधिर केशिकाओं का जाल फैला रहता है। इन्हीं से विसरण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। गैसों का संवहन रुधिर द्वारा। पश्चात जो अगला है श्वसन नलिका द्वारा श्वसन। इसमें ग्रास ऊपर जो कीट वगैरह होते हैं उनमें इस प्रकार का श्वसन होता है। इसके लिए आप देखें, इसमें ग्रास ऊपर कीट में श्वसन अथवा गैसीय आदान प्रदान तथा परिवहन विशेष प्रकार की महीन नलिकाओं द्वारा होता है, जिसे श्वास नलिका कहते हैं। श्वास नलिका शरीर में प्रवेश के पश्चात प्रतिविभाजित होकर श्वसन नलिकाओं का जाल बना लेती है। यह जालनुमा रचना एक सीढ़ी नुमा आकृति में दिखाई देती है। प्रत्येक नलिका शरीर के परिधीय भाग में श्वास रंध्र द्वारा। पश्चात जो फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है वो सभी स्तनधारियों में पाया जाता है और लंग्स के द्वारा श्वसन करते हैं। इसके पश्चात जो मेढक है, एक प्राणी जो जीव है, उभयचर प्राणी, ये जब भूमि पर रहता है तो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। जब भूमिगत अंडरग्राउंड रहता है तो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। और जब ये बच्चा की अवस्था यानी कि शिशु अवस्था में होता है, टेडपोल अवस्था में, जो मछली की नुमा संरचना होती है, तब उसमें ये गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेढक को लेकर श्वसन क्रिया के रूप में। इसके पश्चात आप देखेंगे जो गैसीय आदान प्रदान होता है उसके लिए जीवों में निम्न अनुकूलताएं होना चाहिए, जिसके बिना जो गैसीय आदान प्रदान है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो इसके लिए क्या अनुकूलताएं होना चाहिए? नंबर 1 आप देख रहे होंगे
जो हमारी श्वसन झिल्ली है उसकी सतह जो है पारगम्य होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु हैं उनका आदान प्रदान आराम से हो सके। दूसरा बिंदु जो आप देखेंगे इसमें श्वसन सतह पतली होना चाहिए, क्योंकि विसरण की क्षमता केवल कुछ मिलीमीटर तक दूरी तक संभव हो पाती है। अगर ये श्वसन सतह मोटी होगी तो दूरी बढ़ जाएगी, जिससे श्वसन जो क्रिया है वो प्रभावित होगी। इसके पश्चात जो अगला है बिंदु, इसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को घुलने के लिए जो सतह है श्वसन की वो नम होना चाहिए। नम सतह में जो ऑब्जर्वेशन होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है बजाय शुष्क अवस्था के। इसके पश्चात श्वसन सतह हमेशा O2 स्रोत के संपर्क में होना चाहिए। अगर O2 स्रोत के संपर्क में नहीं होगी तो श्वसन क्रिया कहीं ना कहीं बाधित होगी। इसके पश्चात अगला जो बिंदु है आप देखेंगे, श्वसन सतह का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक गैसीय आदान प्रदान हो सके। यानी ज़्यादा क्षेत्रफल होगा तो ज़्यादा श्वसन का गैसों का आदान प्रदान होगा, और अगर कम क्षेत्रफल होगा तो गैसों का आदान प्रदान भी। उसका श्वसन मार्ग क्या है, किस रास्ते से होकर जो ऑक्सीजन गैस होती है वो कोशिकाओं से ऊतक तक पहुंचती हैं, और किस रास्ते से होकर ऊतकों से वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो वापस आती है। तो इसके लिए मैं आपको एक रेखा चित्र के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो ये आपके लिए देख पा रहे होंगे, सर्वप्रथम जो नासा द्वार होता है मनुष्य का, वहाँ से ऑक्सीजन गैस इंटर होती है। उसके पश्चात ग्रसनी के पश्चात कंठ या स्वर यंत्र में जाती है ऑक्सीजन, फिर श्वास नली से होते हुए श्वसनी में पहुँचती है, श्वसनी के बाद श्वसनिका में पहुँचती है, फिर वहाँ से ये फुफ्फुस में इंटर हो जाती है। फिर उसके पश्चात कूपिका कोश, और कूपिका कोश के पास रुधिर वाहिका, और रुधिर वाहिकाओं के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर वहां पर भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और फिर पुनः इसी माध्यम से वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस नासाद्वार से होकर शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। इसके लिए एक चित्र है जो आप देखेंगे मनुष्य में श्वसन तंत्र का, ये चित्र बना रखा है। इस चित्र में आप देखेंगे कि जो इसमें मैंने नंबरिंग कर रखी हुई है, नंबर 1 का मतलब है यहाँ पर नासा द्वार से। तो ये जो मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होता है उसमें नासा द्वार यानी जो तो इसमें क्या होता है, जो मनुष्य का श्वसन तंत्र है इसमें आप देखेंगे जो मुख होता है, मुख के पीछे का हिस्सा होता है मुख गुहा, और जो हमारी जो नाक होती है उसके अंदर का जो छिद्र होता है जिसको हम लोग नासा द्वार के नाम से जानते हैं। तो नासा द्वार और मुख गुहा पीछे की तरफ जहाँ पर मिलती हैं उसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा जो हमारा नासाद्वार होता है इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। नासा जो द्वार होता है वहाँ आप देखेंगे तो नाक के अंदर कई महीन महीन बाल और कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम लोग म्यूकस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? म्यूकस या श्लेष्मा के नाम से जानते हैं। इसका काम ये होता है कि जब भी हमारे नाक में किसी भी प्रकार की डस्ट आदि पहुंचती है तो वो हमारी सीधे श्वास नली में ना जाने की बजाय इसी पर यहीं पर वो चिपक जाती है और बालों के माध्यम से अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण जो हमारी श्वास नली है वो उसमें कई प्रकार की जो गंदगी है वो नहीं पहुंच पाती। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण जो रोल है वो म्यूकस और बालों का है, तो जो कि हमारे नासा द्वार द्वारा नासिका में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जब ये पीछे की तरफ दोनों छिद्र बढ़ते हैं तो वहाँ पर ग्रसनी जो लिख रखा है नंबर 2 पर ग्रसनी, तो इसको कहेंगे हम लोग। तो जो हमारी नासा द्वार है और जो मुख गुहा है ये पीछे की तरफ जाकर ग्रसनी नामक संरचना में मिलती है। और ग्रसनी आगे चलकर नंबर 3 आप देख रहे होंगे कंठ या स्वर यंत्र। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पार्ट है हमारे श्वसन तंत्र का, क्योंकि इसी को हम लोग लैरिंक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो लैरिंक्स है, जितने भी संगीतकार वगैरह जो होते हैं, म्यूज़िक जो गाना गाते हैं, उनका जो स्वर यंत्र होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हैं, तो उनका जो ये कंठ लैरिंक्स है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिनका स्वर निकलते हैं जहाँ से। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो स्वर यंत्र होता है इसमें 4 प्रकार की उपास्थियाँ पाई जाती हैं। एक का नाम है यहाँ पर स्वर यंत्र में, एक का नाम है
थायराइड प्लस एक का नाम है क्रिकाइड, थायराइड, क्रिकाइड प्लस ये एक एक होती हैं। और फिर इसमें 2 एरिटिनॉइड उपास्थियाँ पाई जाती हैं, 2 एरिटिनॉइड उपास्थियाँ पाई जाती हैं, एक थायराइड, एक क्रिकॉइड, 2 एरिटिनॉइड, यानी 2, 3 और 1 4। तो 4 प्रकार की जो उपास्थियाँ होती हैं वो कंठ या स्वर यंत्र में पाई जाती हैं। और इसमें एक जोड़ी जो है वाक तंतु यानी वोकल कार्ड, क्या बोलते हैं इनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाक तंतु या वोकल कार्ड भी इसमें पाए जाते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न होती है और जिनसे ध्वनि निकलती है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा स्वर यंत्र है वो स्वर निकालने में, साउंड निकालने में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। इसके पश्चात आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नंबर 4 है वो है श्वास नली। श्वास नली एक अलग प्रकार की डिज़ाइन बनाई जाती है, इसमें सी आकार के छल्ले होते हैं, अंग्रेजी की जो सी कैपिटल होता है, कैपिटल सी, उस आकार के इसमें छल्ले होते हैं। इस संरचना को इसलिए बनाया गया क्योंकि जो इस सी आकार के छल्ले होते हैं इसमें इस प्रकार से जो हमारी श्वास नली होती है वो उसकी जो दोनों सतहें वो आपस में चिपक ना जाएं। अगर वो चिपक जाती हैं तो ऊपर से जो ऑक्सीजन आ रही है वो कहीं ना कहीं फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाएगी और जो श्वसन क्रिया है वो अवरुद्ध हो जाएगी और व्यक्ति को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत महसूस होगी। तो इस प्रकार से ये सी आकार के छल्ले बनाए जाते हैं। इसके पूर्व में एक संरचना और होती है जिसको हम लोग एपिग्लाटिस के नाम से जानते हैं। तो एपिग्लाटिस का अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये जो एपिग्लाटिस है ये क्या करता है कि जो भोजन और जो ऑक्सीजन है उसको यहाँ पर कंट्रोल करता है। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन के रास्तों को वो ओपन कर देगा और दूसरे रास्ते को ये बंद कर देता है। एक बार में एक ही रास्ता यहाँ पर ओपन करता है और इसकी जो पूरी क्रिया है मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो इसके पश्चात आगे की तरफ हम लोग जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे श्वास नली हो गया चौथा। इसके पश्चात श्वास नली आगे चलकर 2 भागों में, दाएं और बाएं भागों में बढ़ जाती है और बढ़ने के पश्चात दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े में इंटर करती है। फेफड़े माने फुफ्फुस में। जब ये फेफड़ों में इंटर करती है तब इसका नाम श्वसनी हो जाता है, श्वसनी, जिसको हम लोग ब्रोंकाई के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में। तो ये दोनों फेफड़ों में बढ़ जाती है और इसकी शाखाएं जो हैं वो ब्रोंकाई कहलाती हैं। और ये जो ब्रोंकाई यानी श्वास जो श्वसनी है वो आगे चलकर और पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग श्वसनिका के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो नंबर 6 है वो है श्वसनिका, ये नंबर 6 दिया हुआ, ये श्वसनिका, ये है श्वसनी और ये है श्वसनिका। और श्वसनिका जो है वो आगे चलकर अंगूर के जो गुच्छे होते हैं उसके समान संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम लोग जो कूपिका कोष के नाम से जानते हैं। ये जो 8 नंबर दिया है वो हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कूपिका कोष के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार जो संरचना है वो मैं आपको पुस्तक में भी दिखा देता हूँ, ये किस प्रकार से होते हैं कूपिका कोष। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो हमारे गुच्छे जैसे लगे हुए हैं ये जो हमारी ये श्वसनी और श्वसनिका है, श्वसनिका से ये कूपिका कोष हैं जिनको हम लोग एल्वेलाई के नाम से जानते हैं। और एक एल्वेलाई की संरचना आप देखेंगे तो इसमें रक्त कोशिकाओं जो जाल होता है, धमनी तथा सिराओं का जाल होता है गैसों के आदान प्रदान के लिए, ये आप देख रहे होंगे। तो इस प्रकार से इसमें संरचना बनी होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारा मानव का श्वसन तंत्र है वो काफ़ी जटिल होता है और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो यहाँ नासा द्वार से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए, कंठ स्वर यंत्र से होते हुए, श्वास नली से होते हुए, श्वसनी से होते हुए, श्वसनिका और उसके बाद कूपिका कोष से होते हुए, अब इस कूपिका कोष में जो धमनी और शिराएं होती हैं वहाँ पे रक्त कोशिकाओं का जाल होता है, जिससे वो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो रक्त में जो डिज़ोल्व होकर घुलकर पूरे शरीर में वितरित कर दी जाती है। और जो ये रक्त कोशिकाएं होती हैं ये आगे चलकर आप ध्यान देंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम का जो कोशिका अंगक होता है वहाँ पहुंचकर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती हैं और ऊर्जा बनती है। वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड पुनः इसी माध्यम से होते हुए, इसी श्वसन मार्ग से होते हुए नासाद्वार से बाहर कर दी जाती है। तो इस प्रकार से ये जो पूरी क्रियाविधि होती है वह मनुष्य में श्वसन अंगों की जो संरचना, उनका जो कार्य है, मार्ग है, वो इसमें मैंने आपको
बताया है। इसके पश्चात आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए, यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लगभग 80 वर्ग मीटर होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरा पॉइंट देखेंगे आप, श्वसन नलिका में सी के समान जो छल्ले होते हैं वो इसको पिचकने से रोकते हैं। जो मैंने आपको पूर्व में बताया था, ये जो सी आकार के छल्ले होते हैं ये इसको आपस में चिपकने से रोकते हैं। एक व्यक्ति 1 मिनट में 6 लीटर वायु सांस के रूप में लेता है। कितनी लेता है? 6 लीटर वायु सांस के रूप में लेता है। इसके पश्चात जो श्वसन का नियंत्रण होता है वो मस्तिष्क द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा। इसके पश्चात आप देखेंगे इसमें जो कुछ पॉइंट हैं। सर्वप्रथम मैंने आपको बताया कि जो वायु होती है, जब हम लोगों ने निःश्वसन की क्रिया की तो उसके पश्चात नासा द्वार और जो हमारी ग्रसनी होती है और श्वास नली होती है उसके द्वारा होते हुए वह कूपिका तक पहुंच जाती है। और कूपिका के बाद ये कूपिकाओं में पाई जाती हैं रक्त वाहिकाओं का जाल। उन रक्त वाहिकाओं में होता है रक्त, और रक्त में होता है HB नाम का हीमोग्लोबिन पदार्थ। वो जो हीमोग्लोबिन होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। इसमें 2 पदार्थ होते हैं, एक हीमेटिन और एक ग्लोबिन। हीमेटिन जो होता है उसमें लौह तत्व यानी आयरन होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और जो ग्लोबिन होता है वो हमारा जो हमारा ग्लोबिन होता है यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन एवं CO2 को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने ले जाने के लिए काम करता है। तो ये जो ऑक्सीजन होती है जब HB से संपर्क में आ जाती है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ बना लेती है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन धमनी द्वारा जो ऊतकों में पहुंचाया जाता है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे CO2 गैस का उत्पादन होता है। अब ये जो CO2 गैस है, इस CO2 गैस को फिर ऊतकों में जो बनती है ये CO2 रक्त वाहिकाओं के द्वारा, रक्त वाहिका से कूपिकाओं में विसरण के द्वारा पहुंचाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर बनी है तो यहाँ सांद्रता ज़्यादा है और यहाँ कम है तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर इसका प्रवाह होता है। फिर ये कूपिका से होते हुए CO2 कोश में विसरण होती है, फिर श्वसन मार्ग से बाहर निकल के नासा द्वार से बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार से आपने पहले वाले चरण में देखा कि किस प्रकार से ऑक्सीजन रक्त से होते हुए पूरे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में पहुंचाई जाती है। और जो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है वहाँ पर बनती है तो पुनः इसी चरण के द्वारा बाहर कर दी जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा ये जो श्वसन का जो चरण था ये कंप्लीट हो गया। इसके पश्चात एक प्रश्न आता है कभी कभी परीक्षा में कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं परीक्षा में। तो श्वसन जो है वो एक जैव रासायनिक क्रिया है और जो श्वासोच्छ्वास है ये एक यांत्रिक क्रिया है। इसमें जो सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों प्रकार की प्रक्रिया आती हैं। इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है और इसके द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर और तथा CO2 युक्त वायु को बाहर किया जाता है। इस क्रिया में ऊर्जा निकलती है जो ATP के रूप में संचित होती है और इसमें कोई ऊर्जा नहीं निकलती, यानी इसमें केवल सांस लेना है और सांस छोड़ना है। इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है क्योंकि ये अंदर होती है शरीर के, लेकिन इस क्रिया में किसी प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती। यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है और यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा श्वसन और श्वासोच्छ्वास में मुख्यतः क्या अंतर। पश्चात मैं नेक्स्ट टॉपिक में मानव में परिसंचरण तंत्र यानी वहन तंत्र के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो इस वीडियो को आप पूरा एक बार देखें और वीडियो को स्किप ना करें और अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हैं जिससे आपको परीक्षा की जो आपको तैयारी करेंगे उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एक बार पुनः सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।